हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपके ABFM का जो मॉड्यूल बी है उसका यूनिट 8 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इसी यूनिट के 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने सब कॉन्सेप्ट्स, कैसे फॉर्मूले आप डिराइव करोगे, कैसे बेसिक्स आप टेबल डिराइव करोगे वो देखा, और सेकेंड लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके वो देखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और कैसे इसके सम्स आप सॉल्व करोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज एज डिस्कस्ड अबाउट, in financial leverage we establish a correlation between fixed financial cost, that is interest, and a profit of business. But in operating leverage we consider other fixed expenses except interest and correlate these to the profit. तो फाइनेंशियल लेवरेज में हमने क्या देखा, जो कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है उसका रिलेशन क्या रहेगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस से, जैसे कि इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट एक तरीके का फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल देखा था ना, आपको 2 सिनेरियो दिए थे। एक तो नो फिक्स्ड कॉस्ट वाला था, यहाँ पे नो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होगा, और दूसरा केस था जिसमें इंटरेस्ट की वैल्यू थी, फिर कैसे फाइनेंशियल लेवरेज आया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में बेसिकली हम जो ये फिक्स कॉस्ट छोड़ के जो दूसरे फिक्स एक्सपेंसेस है बिजनेस में उसका रिलेशन देखेंगे प्रॉफिट से क्या होता है, ठीक है। Consider this with the example of a wholesaler who has got very low fixed cost but low contribution, मतलब जिसका फिक्स कॉस्ट कम है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी कम है, ठीक है। फिक्स डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या बोला है यहाँ पे, सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस। दिस बिजनेस will be in profit even if sales levels comes down substantially as fixed costs are quite low. देखिए फिक्स कॉस्ट अगर कम रहेंगे तो अगर सेल्स कम भी हुआ फिर भी वो प्रॉफिट में रहेगा क्योंकि उसे वो कॉस्ट देने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ बिजनेस विथ हाई फिक्स कॉस्ट लाइक अ हॉस्पिटल will find any substantial drop in business to be disastrous even though the variable costs are low and subsequently contribution is high. लेकिन एक केस समझिए, जैसे कि हॉस्पिटल, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। आपको जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि अगर आपको मशीनरीज के लिए कुछ कॉस्ट लग रही है, ठीक है, आपको मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट लग रही है, आपको क्लीनिंग सर्विसेज के लिए कॉस्ट लग रही है, ठीक है, कई सारी सर्विसेज है। तो बेसिकली वो केस में क्या होगा, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो वो बिजनेस के लिए डिजास्टर्स होगा। Such a business is sensitive to changes in sales volume and volatility may affect firm's EBIT and consequently returns on invested capital. तो ऐसे बिजनेस जहाँ पे फिक्स कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा कि थोड़े से भी चेंजेस वॉल्यूम, सेल्स के वॉल्यूम में या वॉलेटिलिटी के, तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा EBIT को फर्म की। EBIT क्या था, अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टेड जो कैपिटल था उसमें भी बेसिकली अफेक्ट करेगा। अ मोर साइंटिफिक वे टू असेस ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू इट्स लेवल ऑफ ऑपरेशन इज़ बाय कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस कितना ससेप्टिबल है ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाय अदर फिक्स एक्सपेंसेस बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए ये कुछ फॉर्मूलेज है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, ये हम रिवाइज करेंगे ही, लेकिन पहले देखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के क्या क्या फॉर्मूलाज दिए हैं। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज के केस वाला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज के केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड आउट करने का। आगे आपको और डेरिवेशन दिया है, लेकिन ये एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है। बस इतने 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन
सॉल्व करने पड़ेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पहले टेबल देखा था, जो कि कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी रहेगा बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सेल्स। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा सेल्स, मतलब आपको सबसे पहले सेल्स की वैल्यू लेनी है, फिर उससे क्या घटाना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है तो आपको पीवी रेशो दिया रहेगा, वो केस में आपको पीवी रेशो परसेंट में दिया रहेगा, आपको सेल्स से पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, सेल्स इंटू पीवी रेशो, तो फिर भी आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। फिर कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर ईबीआईटी से आप इंटरेस्ट घटाओगे क्योंकि पहले आया, ठीक है, इंटरेस्ट घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ईबीटी, टी मतलब टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर ईबीटी से आप टैक्स घटाओगे, टैक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। तो ये सभी आपको चीज़ें क्वेश्चन में दी रहेंगी, हम देखेंगे ही कैसे सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको ये टेबल कैसी है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए स्टूडेंट्स तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, इसी मॉड्यूल का हमने किया है, यूनिट 8 का पार्ट 1। इसमें हमने ये टेबल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ें क्या होती है एक्चुअली बिजनेस में, इसके एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। और अभी हमने जो देखे थे DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 फॉर्मूले थे, वहाँ पे हमें क्या चीज़ें लगने वाली थी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो अगर 2 सिनेरियो दिए हैं तो ये ईबीआईटी वाले फॉर्मूले का परसेंटेज चेंज और सेल्स के जो भी वैल्यू दिए उसका परसेंटेज चेंज। लेकिन हम जनरली परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। जब आपके पास ऐसा टेबल रेडी रहेगा तो डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, यही हम यूज़ करेंगे। तो आपको टेबल से जब आप कैलकुलेशन करोगे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज व्हेन अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट ₹50 having variable cost of ₹30 per unit and fixed cost of 15,000 rupees। सो यहाँ पे आपको बेसिकली टोटल सेल्स की वैल्यू नहीं दी है, आपको कितने यूनिट्स है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से दिया है। सेल्स बोला है ना 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट ₹50, तो कितना आएगा टोटल सेल, 1000 इंटू 50 मतलब 50,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 यूनिट्स है, ऐसे 50 रुपीज़ का एक यूनिट, ऐसे 1000 यूनिट, तो उसकी टोटल सेल्स कितनी आएगी, 50 इंटू 1000 दैट इज़ 50,000। दूसरी बात, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, ₹30 पर यूनिट, 30 पर यूनिट मतलब एक यूनिट की 30 है, टोटल यूनिट्स कितने हैं 1000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 30 इंटू 1000, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 30,000। यहाँ तक आपको समझा। तो सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला में अभी देखा कि सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन। आपको ये टेबल याद रखना है, ठीक है। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मिला, फिर कंट्रीब्यूशन से हम क्या घटाते हैं, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्या है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमें कितना मिला, देखिए 50,000 अपनी सेल्स की वैल्यू थी, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी 30,000। आई होप यहाँ तक आपको समझा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो 50,000 माइनस 30,000 करोगे तो 20,000 मिला। ये क्या मिला आपको, ये मिला कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 20,000। अभी कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स कॉस्ट घटाएंगे। देखिए फिक्स कॉस्ट आपको दी है डायरेक्टली, येस, फिक्स कॉस्ट इज़ ₹15,000। यहाँ पे आपको कुछ भी एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट इतनी है ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली दिया है 15,000। देखिए फिक्स कॉस्ट हमेशा वो फिक्स रहती है ना, हर महीना, ठीक है, या हर साल, तो इसीलिए उसकी वैल्यू आपको यूनिट्स में नहीं दी है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, 20,000 माइनस 15,000, तो फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें आपने
इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक पे नहीं किया है, आप करने वाले हो। ओके, तो 20,000 माइनस 15,000 कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, EBIT। हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, क्यों, देखिए यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन क्या आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, कहीं पे नहीं। क्या आपको टैक्स की वैल्यू दी है, कहीं पे नहीं। ओके, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, पूछा क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज वाला नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही वो करेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू तो टेबल से मिल गई, EBIT की भी मिल गई, तो क्यों आगे का कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल के वहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। टेबल से देख सकते हो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है 20,000 और EBIT की वैल्यू है 5,000। सो कंट्रीब्यूशन 20,000, EBIT 5,000, डिवाइड करो 20,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आया, 4। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू का आई स्टूडेंट्स यहाँ पे 4। ओके, तो इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, 1 से ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझा, बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे आपको ज़्यादा हेड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। बस हमने जो भी टेबल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमें बस वो याद रखना है, वो लर्न करना है कि किस चीज़ से कौन सा चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या मिलेगा। ठीक है, और बाद में फॉर्मूला में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A company ABC Limited produces and sells 20,000 shirts. Selling price per shirt is 500. Variable cost is 200 per shirt and fixed operating cost is 40 lakh. Calculate degree of operating leverage. देखिए यहाँ पे फिर से उन्होंने टोटल सेल्स प्राइस नहीं दी है, 20,000 शर्ट सेल कर रहे हैं ऐसा कहा है, मतलब 20,000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स है। ठीक है, मतलब एक शर्ट की प्राइस कितनी है वो भी दी है 500, तो टोटल एक शर्ट की सेलिंग प्राइस 500 है। ऐसे 20,000 शर्ट्स सेल किए तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 20,000 इंटू 500। तो यही हमने किया है। टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या आया फिर, 20,000 इंटू 500 इज़ 1 करोड़। ठीक है, 20,000 इंटू 500 इज़ 1 करोड़ रुपीज़ आया आपका सेल्स। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या दी है पर शर्ट की, 200 रुपीज़। ऐसे कितने शर्ट्स है, 20,000। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 200 रुपये एक शर्ट की कॉस्ट इंटू 20,000, तो वो आएगी 40 लाख। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू 200 40 लाख। अभी सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा का अपना जो है प्रोसीजर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन। सेल्स की वैल्यू है 1 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट है 40 लाख, 1 करोड़ माइनस 40 लाख इज 60 लाख। 60 लाख आपको क्या मिला, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन से हम क्या घटाते हैं, फिक्स कॉस्ट। आपको फिक्स कॉस्ट दी है, येस, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ 40 लाख। ठीक है, तो 40 लाख हम घटाएंगे किससे, कंट्रीब्यूशन से, टू गेट EBIT। ओके, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, 60 लाख से 40 लाख सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिला आपको, 20 लाख। 20 लाख आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, EBIT, अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो अभी हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन उसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिली टेबल से, येस इट इज़ 60 लाख, और EBIT की वैल्यू मिली 20 लाख। बस डिवाइड कर दो 60 लाख अपॉन 20 लाख, कितना आया, 3। आंसर कितना आया, 3 टाइम्स। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 लाख। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ स्टूडेंट, पेन एंड पेपर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हमें टेबल पता है। ठीक है, एक बार आपने ये बेसिक टेबल लर्न कर लिया, प्रोसीजर लर्न कर दी, मैंने आपको क्या बोला था पहले लेक्चर में, बस आप ये टेबल लर्न करो, प्रोसीजर बेसिक कौन सी चीज़ में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है, और ये फार्मूलाज है, बस ये कुछ फार्मूलाज लर्न कर दो। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, और बस फार्मूला में पुटअप करने हैं जो वैल्यूज़ दी है, आसानी से आंसर आ जाएगा, आगे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 कंपनीज A, B, C and D फॉर द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आपको हल्का सा
ट्रिक की किया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, आपको 4 कंपनी दी है और सबका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो वो तो पता है। बस हमें ऐसा टेबल हर एक कंपनी के लिए ड्रॉ करना है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी तक। इतना ड्रॉ करो, सबका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी के फॉर्मूले में पुटअप करके, ठीक है। इतना ही आसान है। अभी देखते हैं डेटा क्या क्या दिया है, और उन्होंने ये टेबल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी का दिया है और बी, सी और डी सबका सेल्स प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल प्राइस पर यूनिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान करने वाली चीज़ है यहाँ पे, क्या उन्होंने यहाँ पे दिया है कितने टोटल यूनिट्स है? नहीं, हर एक यूनिट का मतलब एक यूनिट का सेल प्राइस दिया है ए का 20 रुपीज़, एक यूनिट का सेल्स प्राइस दिया है बी का 32 रुपीज़, एक यूनिट का सेल प्राइस दिया है सी का 50 और डी का 70 रुपीज़, हर एक यूनिट का है। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया है, ए का 6 रुपीज़, बी का 16, सी का 20 रुपीज़ और डी का 50, ठीक है। तो और फिक्स कॉस्ट तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सेम रहेगा, वो तो उसमें यूनिट की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या आपको दिया है कि कितने टोटल यूनिट्स हैं ए के, बी के, सी के, डी के? नहीं। देखिए यूनिट्स तो सेम ही होने चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अलग अलग कंपनीज़ के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर यूनिट्स नहीं दिए हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। अभी अजम्पशन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें दिए नहीं है, तो एग्ज़ाम में जनरली आपको दे देंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए अगर आपको वो नहीं देंगे यूनिट्स, तो आपको सभी कंपनीज़ के लिए एक ही स्टैंडर्ड सेम यूनिट अज्यूम करो और कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया है सेल्स के यूनिट्स को 5000 फॉर ईच, ठीक है। सबको उन्होंने 5000 फॉर ईच अज्यूम किया है। देखिए उन्होंने 1000 क्यों नहीं अज्यूम किया है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी 60,000 है। एक का केस देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1000 करती हूँ, ठीक है, तो 1000 से मैं 20 को मल्टीप्लाई करती हूँ सेल्स के लिए, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 20,000। तो लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट से तो कम है ना, सेल्स की वैल्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए यूनिट्स की जहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट से मेरी सेल्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा रहने दो, क्यों? क्योंकि पहले वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट होगी और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने सेल्स की यूनिट क्या अज्यूम की है? ₹5000, ठीक है। तो सभी के लिए सेल्स की यूनिट अज्यूम की है ₹5000, ओके। सो अभी देखते हैं सेल्स क्या आएगा। देखिए एक यूनिट की जो ए कंपनी है उसके एक यूनिट की सेल प्राइस क्या है? ₹20। तो 5000 यूनिट्स की कितनी आएगी? 20 इंटू 5000 कितना आया? 1 लाख, ठीक है। सेम करेंगे बी के केस में, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32 रुपीज़, तो ऐसे 5000 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1,60,000। फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? ₹50। सी के सेल्स प्राइस एक यूनिट की, तो 5000 की कितनी आएगी? 2,50,000। फिर डी के एक यूनिट की प्राइस क्या है? 70 रुपीज़, तो ऐसे 5000 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी? 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स? हमारा सेल्स का प्राइस टोटल सब यूनिट्स का मिलके, ठीक है। ए का आया 1 लाख, बी का 1,60,000, सी का 2.5 लाख, डी का 3.5 लाख, ठीक है। सेम करना है वेरिएबल कॉस्ट के केस में। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी थी? ए के 6 रुपीज़, तो टोटल यूनिट्स हमने कितनी अज्यूम की है? 5000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी ए के लिए? 6 इंटू 5000 विच इज़ 30,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझा, ठीक है। ऐसे सभी कंपनीज़ की हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हर एक के लिए, ठीक है। बी के कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? एक यूनिट के 16, तो 5000 यूनिट्स की कितनी आएगी? 18,000। सी के एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20, तो इंटू एक ऐसे 5000 यूनिट्स है तो कितनी आएगी? 1 लाख। और डी का एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ₹50। ऐसे 5000 यूनिट्स की कितनी आएगी? 2,50,000, ठीक है। ऐसे हमने सभी कंपनीज़ की वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक एक कंपनी का नहीं कर रहे, टाइम ज़्यादा लगेगा। फॉर्मूला सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू पुटअप करें, तो इसलिए हम पैरेलली जा रहे हैं, सभी कंपनीज़ का साथ में निकाल रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्या आई, सब कंपनीज़ की वेरिएबल कॉस्ट आई। अभी नेक्स्ट हमने क्या बोला था फॉर्मूला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिक आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करने आगे 1 लाख माइनस 30,000 70,000, 1 लाख 60,000 माइनस 80,000 80,000, 2.5 लाख से 1 लाख घटाओ 1.5 लाख आया, 3,50,000 से 2,50,000 घटाओ 1 लाख आया। ठीक है, तो ये क्या आया, ये क्या आया आपका कंट्रीब्यूशन आया। ठीक है, फिर अभी क्या करना है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटाओगे। फिक्स कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी दी है ना टेबल में, सबकी ऑलरेडी दी है, 60,000 40,000 1 लाख और इसकी नील दी है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करो, 70 माइनस 60,000 10,000, 80,000 माइनस 40,000 40,000, 1.5 लाख में से 1 लाख घटा 50,000 और यहाँ पे नील है तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 लाख माइनस नील इज अगेन 1 लाख। तो ये क्या मिला आपको, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे स्टूडेंट्स तो EBIT मिला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कर रहे हैं ना, तो दो ही चीज़ें चाहिए, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू चाहिए और EBIT चाहिए। कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी वैल्यू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की। ओके, बस इतना ही करना है। अभी ये टेबल में से हर एक कंपनी का आपको कंट्रीब्यूशन का वैल्यू उठाना है डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, हर एक कंपनी का, तो यहाँ पे यही किया है। फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करो, यहीं तक हम रुके, क्यों समझाना आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का EBIT तक ही फॉर्मूला लगने वाला है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज और ए इज कंपनी एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। देखो ए का क्या है वैल्यूज़, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 70,000, EBIT है 10,000, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 अगर आप करोगे तो आपको मिली वैल्यू 7। ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी ए। ओके, 7। बी का देखो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT का वैल्यू। देखिए बी का कंट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 80,000 और EBIT का वैल्यू क्या है 40,000। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, यहीं पे हमने पुटअप किया, 80,000 डिवाइडेड 40,000, आंसर इज 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी सी। सी का देखिए कंट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या है 1,50,000 और EBIT है 50,000। सो 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 करोगे अगर आप सी का, तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सी विच इज़ 3। ठीक है, 1.5 लाख से 50,000 को डिवाइड करो 3 आया। और डी के लिए देखो क्या है, देखो डी के लिए तो नील था ना, डी के लिए फिक्स कॉस्ट तो नील था, तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन की वैल्यू और EBIT वैल्यू सेम आई। ठीक है, क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटाते तभी तो EBIT आएगा। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि नील है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी डी इज कंट्रीब्यूशन और EBIT 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज 1 टाइम। ठीक है, तो ये आया चारों के चारों कंपनी का स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्मूला पे पुटअप करना और कैसे बेसिकली टेबल बनाना है वो एक बार समझ में आया तो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से क्या डिराइव होता है बेसिकली, व्हेन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मोर देन 1, ऑपरेटिंग लेवरेज इज रिलेवेंट। पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स दैट फर्म इज ऑपरेटिंग एट अ हायर लेवल देन ब्रेक इवन लेवल and both sales and EBIT move in the same direction, and in case of negative operating leverage firm is lower than break even sales and EBIT is negative। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लास्ट में भी देखी थी कि ब्रेक इवन लेवल क्या होता है, जहाँ पे कंपनी अपने जितने भी पेमेंट्स करने होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स करने होते हैं, वो देने तक का अमाउंट रिकवर करे, उतना एटलीस्ट वो अर्निंग करे, उसी को कहते हैं ब्रेक इवन लेवल। तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का डिग्री का जो वैल्यू मोर देन 1 है तो वो प्रॉफिट में है, निगेटिव है तो वो लॉस में है, इतना ही उनको कहना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने लास्ट में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में देखे थे कुछ सिचुएशन जिनका एनालिसिस करके हम देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर रहेगी तो क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आता है और अगर नहीं रहेगी तो क्या आता है। यहाँ पे भी सेम दिया है, देखिए सिचुएशन 1 दिया है, फिक्स कॉस्ट इसमें नहीं है, आपको सेल्स दिया है ₹10 पर यूनिट। ठीक है, ऐसे 20,000 यूनिट है केस 1 में, और केस 2 है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल है इसमें 30,000 यूनिट्स है, तो 10,000 एक के है तो 20,000 यूनिट्स के कितने आएंगे, 2 लाख। 10 रुपीज़ पर यूनिट है, ऐसे 30,000 यूनिट्स के लिए कितने आएंगे, टोटल से 3 लाख। ठीक है, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट दिया एक यूनिट का ₹5, तो ऐसे 20,000 यूनिट के कितने आएंगे, 1 लाख। सिमिलर 30,000 यूनिट्स के कितने आएंगे वेरिएबल कॉस्ट, 1.5 लाख। ठीक है, ये समझा आपको। फिर अभी सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन।
और कंट्रीब्यूशन से आप घटाते हो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको क्या मिलता है, EBIT। यही तो हमने देखा था ना, जो स्टार्टिंग का टेबल था। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओ, EBIT मिलेगा। लेकिन ये केस में आपको कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो सेल्स से वेरिएबल घटाओगे तो जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो ही इक्वल टू रहेगा EBIT के। क्यों? क्योंकि ये स्टेप तो नहीं है ना, यहाँ पे ये स्टेप है ही नहीं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, डायरेक्टली EBIT, मतलब कंट्रीब्यूशन और EBIT की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे यही दिया है, ठीक है। तो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, 2 लाख माइनस 1 लाख इज़ 1 लाख। तो EBIT आया फर्स्ट केस के लिए 1 लाख, और सेकेंड केस के लिए क्या आया, 3 लाख माइनस 1.5 लाख इज़ 1.5 लाख। तो सेकेंड केस के लिए EBIT कितना आया, 1.5 लाख, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन की वैल्यू नहीं दी है, मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू EBIT है, तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला हमने देखा था, ऑपरेटिंग लेवरेज का परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखिए कितना परसेंटेज चेंज आया EBIT में, देखो 1 लाख से 1.5 लाख हुआ ना, 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, मतलब 50,000 का चेंज हुआ, ठीक है। 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, 50,000 का, और ओरिजिनल कितना था, 1 लाख। तो ये कितना हुआ परसेंटेज चेंज, ये तो 50% हुआ, इसीलिए EBIT का इतना आया परसेंटेज चेंज 50%। सेल्स का भी देखो वैसे ही, 2 लाख से 3 लाख हुआ, तो कितना बढ़ा, 1 लाख से बढ़ा ना, सेल्स कितना बढ़ा, 1 लाख से बढ़ा, और ओरिजिनल कितना था, 2 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, फिर से ये 50% आया ना वैल्यू, ठीक है, 1/2 50%। तो इसीलिए 50/50 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का 1। मतलब क्या, जब फिक्स कॉस्ट नहीं है तो EBIT और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू सेम रहेगी, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, इसीलिए 1 आया। अगर आप यहाँ पे EBIT और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये वाला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, तो कंट्रीब्यूशन और EBIT की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो 1 ही आता आंसर फिर भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस देखो, पॉजिटिव लेवरेज क्या रहता है, जिसमें फिक्स कॉस्ट सबको दी है। सेम केस देखो, 20 और 30,000 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दी है। सेम केस है, सेल्स एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ है। तो टोटल कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस 10,000 यूनिट्स की 10 के हिसाब से 2 लाख, और 30,000 यूनिट्स की 10 के हिसाब से 3 लाख। फिर वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 20,000 यूनिट्स की 1 लाख आएगी, 30,000 की 1.5 लाख आएगी। इंटू करेंगे ना, 30,000 इंटू 5, 20,000 इंटू 5, ठीक है। फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि आगे हमें पता है फिक्स कॉस्ट दिया, और वो घटा के हमें EBIT अलग मिलने वाली है वैल्यू, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख आया कंट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में, और 3 लाख माइनस 1.5 लाख आया, 1.5 लाख सेकेंड केस में। अभी यहाँ से फिक्स कॉस्ट आपको दी है, सेम है 50,000 दोनों केस में, वो घटा उसके कंट्रीब्यूशन के वैल्यू से, सो 1 लाख माइनस 50,000 इज़ 1 लाख। 50,000 EBIT की वैल्यू आई फर्स्ट केस में, और 1.5 लाख से 50,000 घटा तो 1 लाख आई सेकंड केस में EBIT की वैल्यू। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूला में पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज चेंज इन EBIT अपॉन सेल्स, या यहाँ पे आप EBIT कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज चेंज इन EBIT का फॉर्मूला यूज़ किया, देखो 50,000 से 1 लाख हुआ, मतलब कितने का चेंज हुआ, 50,000 का चेंज हुआ, ठीक है। 50,000 का चेंज हुआ, 50,000 से बढ़ा, और ओरिजिनल भी 50,000 है, मतलब एग्जैक्टली 100% से बढ़ा, तो इसलिए न्यूमरेटर में हमने वैल्यू लिखी 100%। और सेल्स की वैल्यू देखो, ये तो पुरानी वैल्यू है ना, 2 लाख से 3 लाख हुआ, मतलब 1 लाख से बढ़ा, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल था 2 लाख, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख हम यहाँ पे नहीं किया था ना, तो वो कितनी आई 50%, सो 100% डिवाइड बाय 50%, तो वैल्यू कितनी आई 2। तो ये क्या है, इसकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू 1 से मोर आई ना, तो पॉजिटिव आई, तो यहाँ पे ये बिजनेस बेसिकली प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो ये था, और एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए सिचुएशन की पॉजिटिव लेवरेज किस केस में आता है अगर फिक्स कॉस्ट दी है तो। अभी देखते हैं EBIT नील कब रहता है, मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट कब रहता है। देखो उन्होंने क्या बोला है, अगर EBIT नील है तो वो केस में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। मुझे बताओ EBIT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पहले वाला एग्जांपल देखो, कंट्रीब्यूशन से हम जब फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो EBIT मिलता है ना। तो अगर EBIT नहीं है, या तो अब ये एग्जांपल से देखो EBIT कब मिलता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटाओगे, तो अगर ये नील है मतलब ये 0 है, इसका मतलब है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे वैल्यू 0 मिल रही है। तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की वैल्यू अगर मुझे 0 मिल रही है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है ना, आर यू गेटिंग।
ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, EBIT, जो कि यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, नील है। नील मतलब ज़ीरो। तो अगर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मुझे ज़ीरो मिल रही है, इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, तभी तो ज़ीरो आएगी ना वैल्यू। तो इसीलिए क्या बोला है उन्होंने, ऐसे केस में जहाँ पे फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम है, EBIT नील है, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT जो कि नील है, जो कि ज़ीरो है, तो वो केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है। ठीक है, व्हेन EBIT इज नील, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। और एक थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देख लेते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। मैंने आपको पहले भी समझा था ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स। ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी अपने जितने भी पेमेंट्स है ना, जो कि एक्सपेंसेस है, उसका वैल्यू दे दे। ठीक है, इतना वो कमा पाए, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या है फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं उसी पे बेसिस पे। एक एग्जाम्पल लिया है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेवरेज एंड ब्रेक इवन पॉइंट, बोथ आर यूज फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। देखिए अभी यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से आपको वैल्यूज़ दी है, दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस PU मतलब पर यूनिट दी है, एक की है 40 रुपीज़, प्रोडक्ट बी की है 20 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ए की 20 रुपये, बी की 12 रुपये। तो सेलिंग प्राइस से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते तो क्या मिलता है आपको, कंट्रीब्यूशन। सो 40 - 20, 20 आया कंट्रीब्यूशन ए का, और 20 - 12 8 आया किसका, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी का। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, देखो अभी आपको यहाँ पे दिया है क्या, कितने यूनिट्स है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया है 1000 यूनिट्स का कितना आएगा, एक की कंट्रीब्यूशन ₹20 है एक प्रोडक्ट का, तो 1000 यूनिट्स का 20,000 आएगा, 1000 × 20। और यहाँ पे 1 यूनिट की प्राइस 8 रुपये है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 × 8 8000। ये क्या आया, टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू फॉर 1000 यूनिट्स। ठीक है, अभी फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है दोनों केस में, एक केस में 15,000 रुपीज़ और एक केस में है 5,000 रुपीज़। ठीक है, फिक्स कॉस्ट घटाओ टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू से कितना है, 20 - 15,000 5,000। ये क्या मिला आपको, फिक्स कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के EBIT कितनी मिली, वैल्यू मिली 5,000 रुपीज़। और ये केस में कितना मिला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 8 - 5,000 इज 3,000। ठीक है, ये क्या मिला, EBIT। अभी EBIT का EBIT मिला, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, पहले केस में 15,000, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है, पहले केस में 20,000 1000 यूनिट्स के लिए, लेकिन एक यूनिट के लिए वैल्यू कितनी है, 20। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट में ना हम हमेशा एक यूनिट पे फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कंट्रीब्यूशन की आप वैल्यू निकालोगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने यूनिट्स कमाने पड़ेंगे, कंपनी को कितने यूनिट्स उनको सेल करने पड़ेंगे, ताकि वो उतना प्रॉफिट कमा पाए कि अपने एक्सपेंसेस सब दे सके। ठीक है, वो पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है उसकी वैल्यू ली है, जाके 20 है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 15,000 डिवाइडेड बाय एक यूनिट की है 20, तो 15,000 डिवाइड बाय 20 750 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट्स में आंसर चाहिए, तो 750 यूनिट्स उसे सेल करने पड़ेंगे फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में कितने हैं, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज़ ना, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितनी है सेकेंड केस में 5,000 डिवाइडेड बाय एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है 8 रुपीज़, तो 5,000 डिवाइड बाई 8 625 यूनिट्स उससे सेल करने पड़ेंगे प्रोडक्ट बी के केस में। ठीक है, टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इस केस में आप टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें बस कितना टाइम्स है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय EBIT है 5,000, तो 20 बाय 5,000 4 टाइम्स आई। और सेकंड केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आया, कंट्रीब्यूशन है 8,000 और EBIT है 3,000, सो 8,000 बाय अपॉन 3,000 इज 2.67। तो सेकंड केस में ये आई आपकी EBIT डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू। ठीक है, पहले केस में आई 4 टाइम्स, दूसरे केस में आई 2.67 टाइम्स। ठीक है, तो ये था ब्रेक इवन एनालिसिस कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको बेसिकली बस इतना ही देखना है कि फिक्स कॉस्ट से आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो, और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का होना चाहिए, ताकि ऐसे कितने यूनिट्स कंपनी सेल कर पाए कि वो ब्रेक इवन
पॉइंट लेवल को अचीव कर पाए। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें देख के हम कुछ कंक्लूजन पे आ रहे हैं जल्दी से। एक रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट की है लेवरेज की, ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट की। देखिए लेवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट की क्या रिलेशनशिप है। अगर फर्म का लेवरेज हाई है, मतलब लेवरेज मतलब क्या, ये डिग्री ऑफ लेवरेज का जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये वाला, अगर उसका लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज हो या ऑपरेटिंग लेवरेज हो, अगर उसका लेवरेज हाई है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई रहेगा। अगर उसका लेवरेज जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लेवरेज का वैल्यू लो है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी लो आएगा। ठीक है, ये उसका डायरेक्ट करेक्शन है। और दूसरा फिक्स कॉस्ट का रिलेशन देखते हो ऑपरेटिंग लेवरेज से, स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग लेवरेज से बोला है। अगर फिक्स कॉस्ट हाई है तो ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री की वैल्यू भी हाई आएगी। अगर फिक्स कॉस्ट लो है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू भी लो आएगी। ठीक है, बस ये डायरेक्टली इसका कनेक्शन आपको इतना ही याद रखना है। अगर फर्म का लेवरेज हाई है तो हाई ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, लो लेवरेज है तो लो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। अगर फिक्स कॉस्ट हाई है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हाई जाएगी और लो है तो लो जाएगी, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो लेवरेज है, चाहे लेवरेज हो, चाहे फिक्स कॉस्ट हो, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट हो, ठीक है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर एक हाई रहेगा तो दूसरा भी हाई ही रहेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी डाउट रहेगा, क्योंकि हमने सभी कॉन्सेप्ट्स, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से अच्छे से देखोगे कि कैसे आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिले एग्ज़ाम क्लियर करने में। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।